नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा बिहार में वोटिंग की दिलचस्प तस्वीरों की भी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए हो रहे मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से अलग अलग तरह के कवायद की तस्वीरें सामने आईं। राजधानी पटना के वेटनरी ग्राउंड में लड़कियां मैथिली लोक नृत्य के जरिए मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करती नजर आईं। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी ये लड़कियां मटका लेकर खूबसूरती से डांस कर मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। वहीं मुजफ्फरपुर के कांटी में एक मतदान केंद्र को इस तरह से सजाया गया जो चर्चा का विषय बन गया। यहाँ 2 वार्ड संख्या 38 और 39 के लिए बनाए गए प्राइमरी स्कूल के मतदान केंद्र को रेल के डिब्बे की तरह पेंट कर आकर्षक रूप से सजाया गया, जिसे शिक्षा एक्सप्रेस नाम दिया गया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं का अनोखा अंदाज भी चर्चाओं में रहा। वैशाली जिले में ऐसा ही एक मतदाता लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा। भगवानपुर इलाके में केदार प्रसाद यादव नाम का ये वोटर कंधे पर लाठी लेकर भैंस पर सवार होकर मतदान करने निकला। रास्ते में ये लोगों से मतदान के लिए चलने को भी कहता रहा। भैंस पर सवार इस मतदाता के पीछे पीछे महिलाएं गीत गाते हुए चलते हुए नजर आईं। सब लोग वोट गिराइए, अपना अपना घर में से निकलिए, वोट गिराइए। वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। हम लोग अपना अपना वोट का प्रयोग करिए। चलिए घर से निकलिए, आप लोग चलिए, हम लोग। केदार प्रसाद यादव का बूथ सैदपुर डुमरी भगवानपुर में है। इसको लेकर उनका कहना था कि गाड़ी घोड़ा बंद होने के चलते वो अपनी सवारी से वोट डालने 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये है तो स्कूटी, लेकिन ये जिस अंदाज में दिख रही है वो लोगों का अपनी ओर खूब ध्यान खींच रही है। दरअसल इस पर मौजूद घोंसले इसे बेहद आकर्षक बना रहे हैं। इस पर ट्री मैन अंकल राघवेंद्र चौधरी का नाम भी दर्ज है, जो बगल में ही मौजूद हैं और अपने आसपास लोगों को कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में दरअसल ये सब कुछ एक खास मुहिम का हिस्सा है। पर्यावरण प्रेमी राघवेंद्र चौधरी ने गौरैया बचाओ अभियान के तहत हर सुबह इसी तरह इस स्कूटी पर नारियल के छिलकों से बने घोंसले को लेकर निकल पड़ते हैं और लोगों को गौरैया को बचाने को लेकर जागरूक करते नजर आते हैं। ये अपनी कमाई से कई जगह ऐसे बर्ड नेस्ट लगा चुके हैं और अब सस्ती कीमत पर इसे बेच रहे हैं ताकि लोग घोंसला सिर्फ लगाकर न छोड़ें बल्कि इसका ध्यान भी रखें। राघवेंद्र चौधरी की मुहिम रंग भी लाती दिख रही है। अब जिन इलाकों से गौरैया लगभग गायब सी हो गई थी, वहां घोंसला लगाने की बात भी दिखने भी लगी है। पिछले 4 साल से राघवेंद्र चौधरी पूरी तरह पर्यावरण और पक्षियों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस दौरान ये 10,000 से ज्यादा पेड़ भी लगा चुके हैं। वाद्य यंत्रों की थाप पर डांस करती महिलाएं, शादी की पूरी रौनक और शानदार मंडप। आतिशबाजी के बीच बारातियों का शादी वाले घर में प्रवेश और फिर मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शादी की रस्म। हालांकि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि भक्तिमय शादी के दृश्य हैं, जिसका आयोजन महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। शास्त्री नगर इलाके में शर्मा परिवार के घर जिस धूमधाम के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह का आयोजन हुआ, वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। कार्तिक पूर्णिमा पर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से लेकर देश के अलग अलग हिस्से रोशनी से सराबोर नजर आए। महाराष्ट्र के जालना में भी इस शुभ अवसर पर मत्स्योदरी देवी मंदिर की दीयों से आकर्षक सजावट की गई, जिसका दर्शन कर फ्रांस के नागरिक विल्सन भी मुग्ध नजर आए। दरअसल त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर अंबड़ के इस मत्स्योदरी देवी मंदिर में दीप आरास सजाने की परंपरा है। पिछले 22 साल से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए इस बार भी यहाँ 11,000 दिए जलाए गए, जिससे पूरा मंदिर परिसर दिव्य रूप से रोशनी से जगमगा उठा। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से कैसे करें बचाव।
दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है और ये इतना बढ़ चुका है कि थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार करने के लिए काफी हो सकती है। वहीं खराब श्रेणी में पहुंच चुकी एयर क्वालिटी के चलते सिर्फ बीमार लोगों को ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्वस्थ लोगों को गले और आंखों में परेशानी होने लगी है। खांसी और जुकाम की शिकायतें भी देखने को मिल रही है। लिहाजा हर कोई इस समस्या से निजात पाने के तरीके ढूंढ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में लोग जहरीली हवा के गिरफ्त में हैं और यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। आसमान में काले धुंध की चादर नजर आ रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर ये संकट साल दर साल गंभीर होता जा रहा है। हालांकि बृहस्पतिवार को हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है और AQI भी बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में आ गया है। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और ऐसे में आप हर एक सांस के साथ अपने शरीर में प्रदूषण भी खींच रहे। लेकिन सवाल ये, ऐसे समय में क्या कुछ सावधानियां या ठोस कदम उठाए जाए जो इस वक्त हमें सुरक्षित रख सकते हैं? तो डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है वो है सावधानी और समझदारी। सुबह और शाम के समय तापमान कम होता है जिसकी वजह से हवा में धुआं ज्यादा होता है। तो जितने भी लोग जो सुबह के समय एक्सरसाइज करना या वॉक पर जाना पसंद करते हैं वो उससे बचे। मास्क हर समय लगाए क्योंकि N95 जो मास्क है वो 95% आपको बचाता है। तो N95 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जितना हो सके घर पे रहे और अनवांटेड एक्सपोजर से आप बचे। खराब श्रेणी में पहुंच चुकी एयर क्वालिटी के चलते सिर्फ बीमार लोगों को ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्वस्थ लोगों को गले और आंखों में परेशानी होने के साथ ही खांसी और जुकाम की शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या इस वक्त बन चुका है। हवा में जहर घुल रहा है जिससे ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि इसका असर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में भी पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पुलिन गुप्ता इस वक्त मौजूद है जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से अपना बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर, सवाल ये कि प्रदूषण का असर शरीर के सबसे ज्यादा किस हिस्सों में पड़ता है? देखिए, प्रदूषण के जो असर हैं, जो एक्यूट हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं वो सबसे ज़्यादा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, जो कि स्टार्ट होता है हमारे साइनसेस से। कुछ पेशेंट्स होंगे जो सडनली जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, चेहरा भारी भारी हो गया है, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, फीवर आ रहा होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स, उसमें ये देखा जाता है कि प्रदूषण के कारण से जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, उनके अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में प्रदूषण से होने वाली बीमारियों वाले मरीजों की भीड़ लगी हुई है और ये बात सामने आई है कि सांस की बीमारियों में 22 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के गंभीर अटैक जैसी सांस की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये हर साल की तरह सेम प्रदूषित एयर और मरीज जो हैं परेशान हैं। जो क्रॉनिक पेशेंट है अस्थमा, COPD के, ILD के और हार्ट लंग के जो पेशेंट्स हैं, सबकी तबीयत इस समय ऑलमोस्ट ख़राब है। आम आदमी का भी गला ख़राब, हवा की वजह से छींके आना, ज़ुकाम, कंटिन्यूस आँखों से पानी बहना, छाती में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम हो गए हैं दिल्ली वालों के लिए। इट्स लाइक ए नॉर्म नाउ कि सर्दी आएगी, ये सिम्टम आएंगे और इन सिम्टम से बचने के लिए आपको घर में रहना चाहिए। एयर प्यूरीफायर, प्यूरीफाइंग प्लांट्स, ईट नाइस हेल्दी फूड और अपने जो गला ख़राब करने वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं। जो मेडिसिन अस्थमा, COPD के लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है एज ए प्रिवेंटर, वो कंटिन्यूस लें। स्पेशलिस्ट मौसम में अपनी दवाइयाँ ना कम करें। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराएं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको तो प्रेगनेंसी में पोल्यूशन से विशेष तौर पे बचना है क्योंकि प्रेगनेंसी से उन्हीं के ऊपर असर नहीं पड़ता बल्कि आने वाली पीढ़ी पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी काफी खराब है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग हैं। साथ ही वे मरीज भी जिन्हें पुरानी बीमारियां हैं। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए घर के बाहर मास्क लगाकर निकलना बेहद जरूरी हो गया है। जब AQI बढ़ता है तो लोगों को अपनी दिनचर्या में किस तरीके का बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, जब AQI बढ़ता है तो ऑब्वियसली हम सबको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन प्रिकॉशन का मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर मूवमेंट कम कर दें।
घर से बाहर मूवमेंट तब करें जबकि बहुत ज़रूरी हो। अगर आप वर्किंग हैं, आपको घर से बाहर जाना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो, लेकिन कोशिश करें जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है हम ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं वो अवॉइड करें, खासकर सुबह और शाम को। बिकॉज सुबह और शाम को चूंकि टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण से पोल्यूशन भी ड्रॉप डाउन करता है, तो जो आपका फेशियल एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सिमिलरली जिनको जो स्पेशल पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, लाइक जो लोग जॉगिंग करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करने में आपकी रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी फास्ट होती है और चूंकि मुंह खोल के सांस लेते हैं तो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली लंग्स तक ज़्यादा इनहेल करते हैं। उन लोगों को कोशिश करें वो सुबह और शाम को एक्सरसाइज और जॉगिंग ना करें। उसके अलावा एक पर्टिकुलर ग्रुप है जैसे कि बच्चे 5 साल से छोटे, बूढ़े लोग 70-75 साल से ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज़, इन लोगों को जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको थेरेपी चल रही है, इन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ये बाहर कम से कम मूवमेंट करें। अगर शाम निकलना भी है तो सुबह शाम के बदले दोपहर को निकलें और फेस मास्क जरूर यूज़ करें। तो सवाल है कि दिल्ली में ही रहकर आप अपने आप को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। धुंध या स्मॉग हो तो घर से बाहर न निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। बिना मास्क के बाहर जाना अवॉइड करें। इस समय मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। वहीं शाम को भी घूमने और टहलने के लिए घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इसी समय पर प्रदूषण तत्व सबसे ज्यादा रहते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में जाने से बचें। हवाई यात्रा कर रहे हैं तो भी मास्क का प्रयोग जरूर करें। घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। हालांकि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनका पालन जरूर करें। बहुत से लोग N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा मास्क बेटर है? क्या मास्क पहनकर वॉक करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए N95 ऑब्वियसली बेस्ट होता है क्योंकि वो 95% पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है, लेकिन N95 के साथ कुछ लोगों को घुटन महसूस होती है, बिल्कुल टाइटली स्नग्ड होता है। तो आप चाहे N95 यूज़ करें या जो ट्रिपल फिल्टर मास्क होता है, जो ब्लू कलर का नॉर्मली मास्क मिलता है, बहुत चीप होता है, वो कोई भी यूज़ करें। सबसे ज़रूरी है हम उसको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करें, हम उसको प्रॉपरली क्लिप करें अपनी नाक के ऊपर। और मास्क लगा के रनिंग करना हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि ना किया जाए, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सप्लाई उतनी हो नहीं पाती जितनी बॉडी को ज़रूरत है, चक्कर खा के गिरने का रिस्क होता है। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेटेड रखने पर शरीर बीमारियों से दूर रहता है। साथ ही शरीर को पर्याप्त नमी मिलती है तो इससे भी सेहत अच्छी रहती है। ऐसे में पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, हर्बल टी और जूस वगैरह पीते रहना चाहिए। खान पान में किस तरीके का बदलाव करें कि थोड़ी सी हमारी बॉडी को उस तरीके की एनर्जी मिले, हम बचाव हम अपना कर सके? देखिए, एक तो खूब पानी पिए। पानी अपने आप में बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम होता है, खूब पानी पिए। उसके अलावा फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो आपको पोल्यूशन भी किया, वायरसेस से लड़ने में भी क्षमता बढ़ाता है। बाकी जो नॉर्मल डाइट है वो आप लीजिए, खाने में मनाही किस चीज़ की नहीं है, बट फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। घर में पेड़ पौधे लगाना इस वक्त सही है, क्योंकि बहुत लोग एयर प्यूरिफायर का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स भी लेकर आ गए कि इससे हमारा बचाव हो जाएगा। तो वाकई में होता है? देखिए, इंडोर प्लांट्स कुछ होते हैं जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनसे घर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होती है, लेकिन वो पोल्यूशन को ट्रैप नहीं कर सकते। वो अच्छे हैं, वो बढ़िया है, उससे ऑक्सीजन रिलीज बढ़ती है, कमरे का एरेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो अगर एयर प्यूरिफायर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बेनिफिट होता है। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में स्कूली बच्चे भी मैदान में उतर आए हैं। दिल्ली में बच्चों ने हाथों में पोस्टर बैनर लिए रैली निकाली और लोगों को प्रदूषण से निपटने के टिप्स दिए और मास्क भी बांटे। इफ यू केयर क्लीन द एयर, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में अब स्कूल के बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा खराब है और ऐसे में बच्चे भी मास्क लगाकर सड़क पर उतरे हैं और ये नारा लगा रहे हैं कि इफ यू केयर क्लीन द एयर। लगातार ये बात बच्चों के जरिए, पोस्टर के जरिए, बैनर के जरिए बच्चे बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने आसपास की हवा को साफ रखें। और आप देखिए कि ये सभी स्कूली बच्चे हैं। दिल्ली के कृष्णा नगर में हूँ मैं और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ टीचर्स, उनके प्रिंसिपल भी सड़क पर हैं। ये बच्चे आज लोगों को मास्क बांट कर भी अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हवा खराब है, ऐसे में आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, किस क्लास में हो आप? 8th। क्यों करना पड़ रहा है ये? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो आप? वी आर गिविंग मैसेज टू द पीपल टू रिड्यूस। हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे लंग डिजीजेज, अस्थमा। हम पोल्यूशन को काफ़ी तरीकों से रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे हम प्लास्टिक कम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स, पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। बेटा, क्या तरीके हो सकते हैं कि आप पोल्यूशन को कम कर पाओ?
सर हम रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम पास डिस्टेंसेस के लिए साइकिल यूज़ कर सकते हैं और कार पूल का यूज़ कर सकते हैं दूर जाने के लिए, और प्लास्टिक्स को रिमूव करके जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। वहीं दिल्ली की खराब हवा को देखते हुए पड़ोसी देश चीन ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, अब हमारे आसमान नीले हैं। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं और हमें भरोसा है कि भारत भी जल्द वहां पहुंचेगा। पिछले 2 दशकों में चीन दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता था। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहरों में धुंध यानी स्मॉग की मोटी परत नजर आती थी। लेकिन 2013 के बाद से चीन ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय शुरू किए, जिसका असर भी दिखा। चीन ने जो काम किया वो अब पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन ने ये दिखा दिया कि अगर सरकार की नीतियां स्पष्ट हों, जनता सहयोग करे और तकनीक का सही उपयोग हो तो वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। चीन का ये स्वच्छ हवा मॉडल बताता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। बस नीति, विज्ञान और जन भागीदारी का संतुलन जरूरी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ सर्वेक्षण पोत INS इक्षक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है। सर्वेक्षण पोत INS इक्षक भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। केरल के कोच्चि में नौसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में INS इक्षक को औपचारिक रूप से सैन्य सेवा में शामिल किया गया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इक्षक एक सर्वे पोत है जिसका निर्माण देश में ही किया गया है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। INS इक्षक से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शानदार तोहफा मिलने जा रहा है। कार कंपनी टाटा मोटर्स टीम की हर खिलाड़ी को अपनी अपकमिंग कार टाटा सिएरा का टॉप एंड मॉडल गिफ्ट करेगी। कंपनी ने यह ऐलान करते हुए इसे गर्व का पल बताया। कंपनी के मुताबिक ये लीजेंड्स खिलाड़ियों को एक लीजेंड तोहफा है। आपको बता दें कि टाटा सिएरा अभी लॉन्च नहीं हुई है। इसी महीने की 25 तारीख को टाटा सिएरा लॉन्च होगी। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहाँ वो शनिवार को बनारस से खजुराहो के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले सीएम योगी ने बनारस रेलवे स्टेशन जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को स्टेशन पर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं आज सुबह सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भारत की 2 किसान सहकारी समितियों अमूल और इफ्को ने दुनिया में भारत का परचम बुलंद किया है। अमूल दुनिया का नंबर 1 सहकारी संगठन बन गया है, वहीं इफ्को ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग ICA यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने दी है। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने कतर के दोहा में आयोजित ICA CM50 कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने अमूल और इफ्को को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि को भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। ICA ने इस बार अमूल को वर्ल्ड की कोऑपरेटिव में फर्स्ट नंबर दिया है। ये आज पूरे देश के किसानों का और पशुपालकों का सम्मान की बात है। और ICA ने जो रैंकिंग दिया है उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव और सबसे फर्स्ट कोऑपरेटिव अमूल को रैंक दिया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी विमानन ईंधन पर सरकार बहुत जल्द एक स्पष्ट नीति लेकर आएगी। ये बात नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने गुरुवार को SF पर आयोजित एक समिट में कही। उन्होंने कहा कि इससे कच्चे तेल के आयात को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और अधिक हरित रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं सहस्त्रानंद वध का। भक्त प्रहलाद की पवित्र नगरी यूपी के झांसी में रावण वध प्रदर्शन का एक बार फिर पूरे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का आकर्षण का केंद्र वो बन गया। इस उत्सव में लगभग 500 स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला, श्रद्धा और परंपरा से ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। यह आयोजन केवल एक रावण दहन नहीं बल्कि यहाँ की सैकड़ों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन था, जिसमें धर्म, कला और लोक परंपरा का दुर्लभ संगम देखने को मिला।
गाजे बाजे की धुन पर झांसी की सड़कों पर लाल जेफा निकालकर दौड़ती हुई मां महाकाली और उनकी सेना को देखने के लिए आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां महाकाली का दिव्य और भव्य स्वरूप इतना मनमोहक है कि ये सभी को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर रहा है। मां महाकाली के साथ पीले वस्त्रों से सुसज्जित सेना भी उनके साथ चल रही है। मां महाकाली के साथ ये सेना रावण दहन के लिए निकली है, जिन्हें श्रद्धालु नतमस्तक होकर नमन कर रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि मां महाकाली मां सीता का ही स्वरूप है, जो यहाँ रावण का वध करती हैं। रामायण और रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था, लेकिन एक ऐसा भी रावण था जिसका वध माता सीता यानी महाकाली ने किया था। अद्भुत रामायण में कथा के अनुसार रावण के भाई का नाम सहस्रानन था। सहस्रानन की भी गिनती शक्तिशाली राक्षसों में की जाती थी। साथ ही वो शिव जी के प्रति अपनी अनंत भक्ति, तपस्या और अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। जहाँ रावण के 10 सिर थे, वहीं सहस्रानन के 1000 सिर थे। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि उसे एक स्त्री के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता था। जब रावण का वध हो गया और भगवान राम राजा हो गए, तो ये पार्थ था कि असली रावण तो मारे ही नहीं गया। अह रावण मर गया, मह रावण मर गया, रावण मर गया, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती मर गए। तब ये कहा कि भाई 1000 सिर का रावण जिंदा है। तो जानकी जी ने उसका वध किया था। जानकी जी काली का रूप है। लक्ष्मी, काली, पार्वती, ब्रह्माणी, उमा, ये सब एक ही है। और जो आदि शक्ति है ना, जो आदि शक्ति उसी का प्रारूप है। रावण का वध प्रमुख आकर्षण इस बार भी महाकाली दरबार रहा, जिसमें महाकाली, काल भैरव, करुआ वीर, लंगूर वीर, भट्टी, 64 योगिनी, अघोरी बाबा और दूसरे देवी देवता एक साथ रावण वध के लिए मैदान में उतरे। ये दृश्य इतना जीवंत था कि मानो त्रेता युग का वास्तविक राम रावण युद्ध पुनः जीवित हो उठा हो। काली दरबार के साथ साथ नरसिंह, भैरव, जोगिन, अघोरी, लंगूरवीर की झांकियां भी निकाली गई, जिनमें सैकड़ों कलाकारों ने अपनी परंपरागत वेशभूषा में अद्भुत प्रदर्शन किया। झांसी के एरच नगर में ये अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जब तक मां काली दरबार का आयोजन न हो, तब तक रावण दहन नहीं किया जाता है। ये रावण वध दीपावली के बाद होता है, क्योंकि स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने माहिरावन नामक 1000 सिर वाले रावण का वध काली रूप में किया था। इसी ऐतिहासिक कथा की स्मृति में एरच में दीपावली के बाद महिरावण वध का भव्य आयोजन किया जाता है। बहुत ही अद्भुत है और इसे देखने के लिए हमारे अतिथिगण आए हैं और क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग आए हैं और लगातार यहाँ के कलाकारों के द्वारा ये हर वर्ष किया जाता है। और इसको भव्य रूप देने के लिए सरकार ने भी अपन ने ये प्रस्ताव रखा है और संस्कृति विभाग हमें लगता है कि इसके लिए धनराशि जल्दी ही मंजूर करेगा, जिससे कम से कम लगातार हमारा हर वर्ष ये कार्यक्रम भव्य रूप से हो सके। एरच में हुए इस आयोजन में करीब 500 स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। सभी कलाकार एरच नगर के निवासी हैं, जो पीढ़ियों से इस आयोजन को जीवित रखे हुए हैं। इन कलाकारों ने पारंपरिक संगीत, नृत्य, मुखौटा कला और शस्त्र प्रदर्शन के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जिसे देखने के लिए नगर के गली मोहल्लों से लेकर मंदिर प्रांगण तक श्रद्धालु उमड़ पड़े। हर ओर जय जयकार, मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। ये कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एरच की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 148 अंक लुढ़ककर 83,311 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 88 अंक खसला, ये गिरकर 25,510 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। गुरुवार को सोना 600 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,24,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1,800 रुपए ऊपर चढ़ी। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,53,300 रुपए पर पहुंच गई।
डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 10 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 60 पैसे हो गई। डुकाटी इंडिया ने अपनी बाइक मल्टी स्ट्राडा V4 पाइक्स पीक का नया मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। ये मल्टी स्ट्राडा लाइनअप की सबसे स्पोर्टी और परफॉर्मेंस फोकस्ड बाइक है। इस बाइक को खासतौर पर उन राइडर्स के लिए बनाया गया है जो स्पीड और कॉर्नरिंग का मजा लेना पसंद करते हैं। 2025 मॉडल में अब रियर सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिससे कम स्पीड पर भी बेहतर माइलेज मिलता है। इसके अलावा बाइक में अब रेस राइडिंग मोड, नया क्विक शिफ्टर और ज्यादा शार्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिया गया है। इसकी कीमत 36 लाख रुपए से ज्यादा है। न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सिनेमाघरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंताजनक टिप्पणी की। ओटीटी के जमाने में लोगों का सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाना वैसे ही कम हो गया है और मल्टीप्लेक्स में खाने पीने के ऊंचे दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ते हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को मल्टीप्लेक्स में टिकट और खाने पीने की ऊंची कीमतों पर बड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो सिनेमा हॉल्स खाली हो जाएंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें टिकट के दाम 200 रुपए तक सीमित करने का आदेश दिया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने कहा कि मल्टीप्लेक्स 100 रुपए पानी की बोतल और 700 रुपए कॉफी के लेते हैं। इस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ताज होटल भी 1000 रुपए में कॉफी देता है, क्या आप वहां दाम तय करेंगे? इसके जवाब में जस्टिस नाथ ने कहा कि सिनेमा पहले ही गिरावट में, अगर दाम कम नहीं किए गए तो लोग आना बंद कर देंगे। जस्टिस नाथ ने यह भी कहा कि सिनेमा का आनंद हर वर्ग को मिलना चाहिए, सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान जब रोहतगी ने कहा कि अगर लोग मल्टीप्लेक्स नहीं जाना चाहेंगे या चाहते तो नॉर्मल सिनेमा हॉल में जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जवाब दिया कि अब नॉर्मल सिनेमा हॉल बचे ही कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिकट के दाम 200 रुपए तय करना सही दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे कि लोग थिएटर वापस आएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले मल्टीप्लेक्स को हर टिकट की डिटेल और ऑडिट रिपोर्ट रखने का निर्देश दिया था ताकि भविष्य में रिफंड दिए जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मल्टीप्लेक्स को राहत दी जा रही है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि आम दर्शक को लूट का शिकार न बनाया जाए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने को लेकर की गई टिप्पणी आम आदमी के हित से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर जयपुर में हमारी सहयोगी रितम जैन ने मूवी देखने वालों से बात की और उनकी राय जानी। बाहर तो देखो वो पॉसिबल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो लोग भी अपना सब कुछ लेके बैठे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से उनको इसकी प्राइजेस जो है वो लगभग जैसे पॉपकॉर्न वगैरह अपन बात करें तो 700 के अप्रॉक्स आते हैं, उस 200 या 300 तक एक सफिशिएंट प्राइस होता है उस चीज़ के लिए। बट वो ओवर प्राइस है तो उसको हो सकता है वो लोग अगर रिड्यूस करें तो ज़्यादा उनको बेनिफिट मिले इन सब चीज़ों के। हम लेना चाहते हैं बट अगर थोड़ा रीजनेबल रेट में हो तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल और शायद सब अफोर्ड कर पाएँ। अच्छा, आप मूवीज़ के बीच में कोई लूपहोल आपने ढूंढ रखा हो कि हम खाना तो चाह रहे हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, तो कुछ एक ऑप्शन? नहीं, ऐसा हम तो ले लेते, हम जाते मूवी सिर्फ खाने के लिए मान लो। तो सस्ता होगा तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल? हाँ बेनिफिशियल होगा, बट वैसे अभी हम क्या है कि अभी हम लोग अराउंड जैसे मूवी टिकट है आपकी 1000 की तो 2000 तो हमें अंदर एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ते हैं फॉर फूड। फैमिली के साथ जाते हैं तो 7-8,000 रुपीज़ हो जाता है मूवी में, तो वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैम, मतलब जैसे एक 3 मूवी टाइम जैसे लगभग 3 आवर्स का होता है, तो उस बीच जब इंटरवल होता है उस टाइम के बीच में मन तो करता ही है, जैसे भूख वगैरह लगने लग जाती है तो ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट अपने को लेना चाहिए। लेकिन जैसे अपन बाहर जाके अपन मतलब जैसे मूवी थिएटर में जो बेकरी एरिया जहाँ पर होता है अपन कुछ भी खाने के लिए देखते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है नॉर्मली से कई गुना ज़्यादा होती है, जैसे 2 या 3 भी हो, मतलब 2 टाइम या 3 टाइम भी हो तो वो चल जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग बाहर के अकॉर्डिंग कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लोग मतलब स्किप भी करते हैं इस चीज़ को, खाने को चीज़ को। मैडम पहली बात तो मूवीज़ वाला ये सीन है कि मूवीज़ की टिकट फिर भी अफोर्ड हो सकती है, अगर शुरू से करें तो 150-200 से हो जाती है, लेकिन अंदर जाती अगर कुछ खाने का मन भी हो तो प्राइजेज अगर पानी से शुरू करें अगर बेसिकली तो वो भी 50 रुपये से कम नहीं मिलता आई थिंक, हाँ मिनिमम। और उसके बाद पॉपकॉर्न है, ये चीज़ें 300-400 रुपये से ऊपर चला जाता है। उसके बाद ये सीन होता है, यहाँ तो हम मन मार लेते हैं
या फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर 5-6 जने हैं तो एक पॉपकॉर्न ले लिया, थोड़ा थोड़ा खा लिया और मतलब टेस्ट बैठा लिया, वो सीन है। मेरे हिसाब से कम होना चाहिए प्राइस। आई थिंक जो फूड रेंज है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा तो है ही, बट वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो जो अपने को एक नॉर्मल से ज़्यादा वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक ही है। मूवीज़ में तो हम नहीं लेते हैं इंटरवल्स में कुछ भी, बिकॉज अपने आप ही इंटरवल्स में सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड फील मतलब ऑब्वियसली वी आर हंग्री बट वी डोंट वांट टू टेक एनीथिंग बिकॉज एक चीज़ भी लो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लाइक एटलीस्ट 16 times more you can say, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो we don't prefer taking it. Like according to me, अगर वो I think 100 तक का अगर रखते हैं तो I think that will be affordable and फिर ज़्यादा लोग भी खरीदेंगे तो उसमें भी उनका प्रॉफिट ही होगा, तो I think 100 तक का is affordable for everybody, तो I think लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर up to 100 रहता है तो। आई थिंक द प्राइस, जैसे मान के चलो आप बाहर खा के आ रहे हो तो वो जो प्राइस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 गुना ले सकते हो अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा रहे हो अपने सिनेमा में, बट अगर आप 5 गुना चीज़ महंगी बेच रहे हो, दैट इज़ टोटली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल हु आर वॉचिंग मूवीज इन द थिएटर्स, एंड आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट this topic because it came up in my mind when I was watching a movie and like movie देखते देखते किसी को भी प्यास लग सकती है, but the water bottle is so expensive. आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतकर देश की बेटियों ने अपनी काबिलियत तो साबित कर दी ही है, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलकर उनकी खूब हौसला अफजाई उन्होंने की। महिला विश्व कप जीतने वाली टीम से भी उन्होंने मुलाकात की। हंसी मजाक के माहौल के बीच हुई इस मुलाकात में खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से एक दिलचस्प सवाल भी पूछा। पीएम मोदी और चैंपियन बेटियों की इस मुलाकात और बातचीत का आप भी आनंद लीजिए। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। बताइए रोती जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां भी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए। This team is a champion team, and the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये यूनिटी था ये टीम में, I think this is the best I've seen
बिकॉज जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे। कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जय दी है ना। सर एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना? सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मैं मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफेद हो गए मेरे। तो डीएसपी आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, या उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है। अरमान, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं किया? कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरे मन में एक सवाल आया था, कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं जा ही नहीं सकता है। कि जब मेरे को चोट लगी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम पताका के लिए जीतना चाहते हैं। जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। आपने ये कैच दिया तब तो एक प्रकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, एक बॉल दिखता होगा, उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। अच्छा। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। हाँ जी सर। सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे, जब ये कैच पकड़ा था, तो हम लोग बहुत टाइम से ये प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस। तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी, तो एक आगे कैच आया था, तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची। हैरी दी डांटे, कहते क्या फ़ायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए, तुम ऐसे कैच नहीं लेते। तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी, तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं, तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी। तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा, चैलेंज पर काम किया था। ऋचा तो जहाँ खेल जाती है, खेल जीत करके आती है ना, मौका हर जगह में मिलता है ऋचा को, हैं? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे, बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा। हम 3 मैचेस हारे,
बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।